बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो स्टूडेंट्स, हम लोग आईवीपी या आईवीयू जिसको हम कह सकते हैं, हम पिछले लेक्चर में हमने इसको स्टार्ट किया था, जिसमें हमने उसका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन आप कह सकते हैं। उसके बाद उसमें किस तरह की इंडिकेशंस होती हैं, कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें हमने आईवीयू या आईवीपी स्टडी हमने करनी है। उसके बाद पेशेंट की प्रिपरेशन हमने क्या करवानी है। फिर हमने इमेजिंग की बात की थी कि हमने इमेजिंग किस तरह से करनी है, क्या प्रोसीजर हमने फॉलो करना है, कंट्रास्ट मटीरियल हमने कौन सा यूज़ करना है। फिर हमने ये कहा था कि हमने कौन सा कंट्रास्ट मटेरियल यूज़ करना है। पेशेंट की अगर प्रिपरेशन करवानी है तो हमने उस तरह से पेशेंट को क्या गाइडलाइंस देनी है। तो ये सारा जो है वो हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था। आज हम थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ेंगे, उसके बाद हम कुछ डिजीज़ को डिस्क्राइब करेंगे कि जो हम आईवीपी या आईवीयू स्टडी में या प्रोसीजर में हम देखते हैं। सबसे पहले हमने नेफ्रोग्राम का एक वर्ड यूज़ किया था, अगर आपको याद हो तो हम नेफ्रोग्राम देख लेते हैं कि असल में होता क्या है। नेफ्रोग्राम इज़ द पैसिफिकेशन ऑफ रीनल पैरेन्काइमा, कि अगर रीनल पैरेन्काइमा को अगर हम देखें, ठीक है, उसमें कोई पैथोलॉजी आ रही है, उसमें कोई डिजीज़ आ रही है, कोई इन्फेक्शन है, तो उसको अगर हमने स्पेसिफाइड करना है, उसको अगर हमने क्लियरली देखना है, उसको अगर हमने डायग्नोस करना है, तो उसके लिए हम जो प्रोसीजर यूज़ करते हैं या उसके लिए जो हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं उसको हम नेफ्रोग्राम कहते हैं। अब उसके बाद हम कहते हैं कि ये जो 4 फेजेस ऑफ नेफ्रोग्राम होते हैं, ये कौन कौन से हैं। कि नेफ्रोग्राम में असल में 4 फेजेस आ जाते हैं जिसको हम स्टडी करते हैं। अब सबसे पहले अगर हम फेज की बात करें तो इसमें हम कहते हैं कि स्पॉन्टेनियस नेफ्रोग्राम। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हमने इमीडिएटली जो फिल्म लेनी है, जो हमने इमीडिएटली जो हमने देखना है, ठीक है, जो पहला आपके पास आप ये कह लें कि जो इमेज आ जाती है, जो फिल्म आ जाती है, उसको हम स्पॉन्टेनियस नेफ्रोग्राम कह सकते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, नॉन स्पेसिफाइड इसमें किडनी होंगी। क्यों नॉन स्पेसिफाइड होंगी? क्योंकि जब हमने पेशेंट को कंट्रास्ट इंजेक्ट किया और उसके बाद हमने स्पॉन्टेनियसली हमने इमीडिएटली जो है वो एक फिल्म रिकॉर्ड कर ली, एक इमेज बना लिया, उसको हम कहते हैं। तो इस वजह से इसमें जो किडनीज होंगे वो नॉन स्पेसिफाइड होंगे, ठीक है, जो उनकी आउटलाइन होगी वो नॉन स्पेसिफाइड होंगी बाय रेट्रोपेरिटोनियल फैट विजिबल ऑन द प्लेन फिल्म। उसके बाद जो अगला हमारे पास फेज आता है वो है वास्कुलर नेफ्रोग्राम, ठीक है। ड्यू टू द ओपेसिफिकेशन ऑफ द इंट्रारीनल ब्लड वेसल्स, ड्यू टू द ओपेसिफिकेशन ऑफ द, अब जो इंट्रारीनल जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें जब ओपेसिफिकेशन होती है, उनमें जब कंट्रास्ट होता है, जब वो हाईलाइट होती हैं, उस टाइम पे जो हम इमेज लेते हैं, जो हम फिल्म रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम वास्कुलर नेफ्रोग्राम कहते हैं। उसके बाद हम कहते हैं टोटल बॉडी ओपेसिफिकेशन, जो कि थर्ड फेज होता है। ये हम क्यों करते हैं, किस टाइम पे करते हैं? due to the opacification of the pre and retrorenal soft tissue in addition to vascular nephrogram। तो इसको हम कहते हैं टोटल बॉडी ओपेसिफिकेशन। उसके बाद हमारे पास टेबुलर आ जाता है। टेबुलर नेफ्रोग्राम में ड्यू टू द ओपेसिफिकेशन ऑफ द इंट्रा रीनल जो टिब्यूल्स हैं उनमें जब ओपेसिफिकेशन होती है, उस टाइम पे जो हम फिल्म रिकॉर्ड करते हैं, तो उस फेज को हम क्या कहते हैं? टेबुलर नेफ्रोग्राम। तो इस तरह के 4 फेजेज हैं जिसमें हमने नेफ्रोग्राम को रिकॉर्ड करना होता है या नेफ्रोग्राम हम जो इमेजेस लेते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो हम कहते हैं आफ्टर इंजेक्शन ऑफ कंट्रास्ट मीडियम 3 फेजेस अक्कर। अब वो 3 ऐसे फेजेस कौन कौन से हैं कि जब हमने पेशेंट को कंट्रास्ट इंजेक्ट किया तो उसके बाद कौन कौन से 3 फेजेस आते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं कि वास्कुलर या फिर एंजियोग्राफिक नेफ्रोग्राम आ जाता है, ठीक है। अक्कर्स ड्यूरिंग पैसेज ऑफ कंट्रास्ट मटेरियल थ्रू द कॉर्टिकल माइक्रोवास्कुलेचर, ठीक है। अब ये कब होता है कि जब कंट्रास्ट मटेरियल जो है वो जो वास्कुलर स्ट्रक्चर्स है उनमें से गुजर रहा है, उसमें से पास आउट हो रहा है, तो उस टाइम पे ये हम जो एंजियोग्राफिक है या फिर वास्कुलर जो नेफ्रोग्राम है ये रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। शॉर्ट लास्टिंग होता है, कम ड्यूरेशन के लिए होता है, ठीक है। सीन विद इन 30 सेकेंड ऑफ रैपिड आईवी बोलस। अगर हम आईवी बोलस इंजेक्शन देंगे तो वो जो फर्स्ट 30 सेकेंड होते हैं उसमें हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। अदरवाइज ये जो फेज होता है ये रैपिडली पास आउट हो जाता है, नेक्स्ट फेज आ जाता है। Approximately 80% of the renal blood flows to the cortex. Renal cortex looks much more radiodense as compared to the medulla. क्यों? क्योंकि वहाँ पे 80% जो रीनल ब्लड फ्लो है वो रीनल जो है वो रीनल जो ब्लड है वो फ्लो कर रहा है कॉर्टेक्स में, तो इस वजह से वो हमें ज़्यादा रेडियोडेंस नजर आएगा एज कम्पेयर टू मेडुला, ठीक है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो कंट्रास्ट मीडियम डिफ्रेंशिएशन है वो हमें इजीली नज़र आ जाती है किसमें? कॉर्टेक्स और मेडुला में, क्योंकि जो कॉर्टेक्स है उसमें डेंसिटी जो है वो कंट्रास्ट की वो हाई होती है।
दिस इज द क्राइटेरिया फॉर सक्सेसफुल वास्कुलर नेफ्रोग्राम के अगर हम कंट्रास्ट मीडियम को इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकें किस तरह से कि कॉर्टेक्स हमें अलग से नज़र आ रहा है, हमें मेडुला जो है वो अलग से नज़र आ रहा है, ठीक है, तो फिर ये हमारे पास इट्स मीन कि हमने एक अच्छा वास्कुलर नेफ्रोग्राम कर लिया है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं दिस इज द क्राइटेरिया फॉर सक्सेसफुल वास्कुलर नेफ्रोग्राम। इफ कंट्रास्ट मीडियम डिफरेंशिएशन इज नॉट सीन, द वास्कुलर नेफ्रोग्राम इज इनएडिक्वेट एंड मस्ट बी इंटरप्टेड बाय विद ग्रे। अब हमारे पास क्या है कि अगर वो जो ऊपर हमने क्राइटेरिया कहा है कि हमें कॉर्टेक्स और मेडुला जो वो अलग अलग नज़र आ रहे हैं उनको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि अगर हम उनको डिफ्रेंशिएट ना कर सकें तो इट्स मीन कि जो हमने नेफ्रोग्राम किया है, जो वास्कुलर नेफ्रोग्राम है, जो एंजियोग्राफिक नेफ्रोग्राम है, वो इनएडिक्वेट है, इनअप्रोप्रिएट है, वो जो है आप ये कह सकते हैं कि वो सही नहीं है, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी नहीं हुई। उसके बाद हम कहते हैं जो टोटल बॉडी स्पेसिफिकेशन जो फेज होता है, जो अब ये वही वाले फेज है जो हमने अभी पीछे डिस्कस किए हैं, उनकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। अब जो टोटल बॉडी स्पेसिफिकेशन है ये हमें किस टाइम पे नजर आएगा, अपीयर स्लाइटली लेटर बिकॉज ऑफ फास्टर रीनल सर्कुलेशन टाइम, अपीयर स्लाइटली लेटर, थोड़ा सा टाइम के बाद नजर आएगा क्योंकि फास्टर रीनल सर्कुलेशन टाइम होता है, लेकिन अगर हम इसको और ज़्यादा लेट कर दें तो हम इस टाइम से गुजर जाएंगे। अब ये हमें अच्छा नज़र कब आएगा, जब एक आईवी बोलस इंजेक्शन होगा। अगर बोलस इंजेक्शन आपका ठीक नहीं होगा तो आप इन फेजेस को भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इट इज़ वेल सीन ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ द एंड ऑफ द बोलस, कि जब बोलस जो है वो पास आउट हो रहा है, ठीक है, एंड हो रहा है उसका ऑलमोस्ट वास्कुलर स्ट्रक्चर में से, ठीक है, जब वेसल्स में से वो गुजर रहा है, ठीक है, उसके बाद वो क्या है कि डिफरेंट ऑर्गन्स में उसकी पैसिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। एंड ऑफ द जब बोलस होगा उस टाइम पे ये हमें अच्छा नजर आएगा, टोटल बॉडी पैसिफिकेशन जो फेज होगा ये हमें इस टाइम पे ज़्यादा अच्छा नजर आएगा। उसके बाद अगर हम टबुलर की बात करें या फिर जिसको हम यूरोग्राफिक नेफ्रोग्राम भी कहते हैं, तो ये हमें कब नजर आएगा, विल अपीयर आफ्टर द कंट्रास्ट मीडियम हैज बीन कंसंट्रेटेड, ठीक है, इन पीसीटी। तो जब कंट्रास्ट मीडियम जब वहाँ पे जाके एक्युमुलेशन हो गया, वहाँ पे जाके इकट्ठा हुआ है, वहाँ पे जाके कॉन्सेंट्रेट हुआ है, तो तब हमें नज़र आएगा, ठीक है, जो कि ट्यूबुलर फेज होगा। अब हम कहते हैं डेंसिटी इज ग्रेटेस्ट अप्रॉक्सीमेटली कितना, 1 मिनट ऑफ इंजेक्शन ऑफ आईवी बोलस, कि 1 मिनट ऑलमोस्ट जब हमने आईवी इंजेक्शन दिया, आईवी बोलस इंजेक्शन दिया, उसके बाद 1 मिनट अप्रॉक्सीमेटली 1 मिनट जब होगा उस टाइम पे हमें ये फेस जो है वो बहुत अच्छा नजर आएगा। उस टाइम पे जो डेंसिटी होगी कंट्रास्ट की वो हाईएस्ट होगी, ठीक है। कैसे, उस टाइम पे इस क्या होगा, 1 मिनट ऑफ इंजेक्शन ऑफ आईवी बोलस एट विच टाइम पीक प्लाज्मा लेवल इज रीच्ड, के पीक लेवल जो होगा प्लाज्मा में कंट्रास्ट की जो डेंसिटी का पीक लेवल होगा वो उस टाइम पे हमें अचीव होगा। रेडियो डेंसिटी ऑफ मेडुला इक्वल्स दैट ऑफ द कॉर्टेक्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि वो जो हमें फर्स्ट फेज में कॉर्टेक्स और मेडुला में कंट्रास्ट का डिफरेंस नज़र आ रहा था, यहाँ पे ये दोनों जो है वो डेंसिटी जो इनकी इक्वल हो जाएगी, होमोजीनियस नज़र आ जाएंगे। वहाँ पे हमें हेट्रोजीनियस नज़र आए थे, वहाँ में कॉर्टेक्स जो है वो रेडियो डेंस नज़र आया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोनों की जो डेंसिटी होगी इस टाइम तक इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो उस टाइम पे हम कहते हैं कि वो जो हमें जंक्शन नज़र आ रहा था दोनों के दरमियान में, जो एक बॉर्डर लाइन नज़र आ रहा था, वो हमें अब ज़्यादा और नज़र नहीं आएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये नेफ्रोग्राम के 3 फेजेस होते हैं, जिसको हम ऑलमोस्ट 1 मिनट की स्टडी में, जब हमने आईवी इंजेक्शन पेशेंट को दिया है, आईवी बोलस इंजेक्शन दिया, उसके बाद हम 1 मिनट में ऑलमोस्ट इनको कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद हम कहते हैं अब 1 मिनट की स्टडी के बाद हम क्या करते हैं, 5 और 10 मिनट फिल्म, ठीक है, 5 मिनट में और 10 मिनट में हम जो फिल्म्स लेते हैं उसमें हमने क्या करना है, कौन से फेजेस लेने हैं, या हमने किन पोर्शंस को या किन ऑर्गन्स को या किन पार्ट्स को हमने फोकस करना होता है। एट दिस स्टेज द कैलसिस रीनल पेल्विस एंड द पार्ट ऑफ द यूरेटर विल बी विजिबल। ये जो 5 मिनट की हम स्टडी कर रहे हैं इसमें हमें क्या क्या चीज़ नजर आएगी, कैलसिस नजर आएंगे, रीनल पेल्विस नजर आएगा, और यूरेटर का जो पार्ट होगा वो हमें नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। There is considerable anatomical variation in the number and pattern of renal calyces, ठीक है, एनाटॉमिकल वेरिएशन हो सकती है दोनों के पैटर्न में भी। दोनों किडनीज को अगर हम आपस में कंपेयर करें तो उनका नंबर में भी डिफरेंस हो सकता है, उनका पैटर्न में भी डिफरेंस हो सकता है। द नेफ्रोग्राम विल बी रिड्यूस्ड बट बोथ किडनीज शुड हैव द सेम डेंसिटी, ठीक है।
ये दोनों में डेंसिटी सेम आएगी, नेफ्रोग्राम जो रिड्यूस हो सकता है लेकिन डेंसिटी कंट्रास्ट की दोनों किडनीज में सेम आती है। द साइज ऑफ द किडनी शुड बी assessed ड्यूरिंग नेफ्रोग्राफिक फेज। हमने क्या किया, किडनीज का साइज जो वो असेस कर लिया। उसके बाद हम कहते हैं द नॉर्मल किडनी में रेंज फ्रॉम 9 to 13 सेंटीमीटर। अगर हम कैफ्लो कॉर्डल जो लेंथ होती है, ठीक है, एक हमारा कैफेलिक एंड होता है, कॉर्डल एंड होता है, अगर हम इस तरह से किडनीज की लेंथ मेजर करें तो हमारे पास ऑलमोस्ट जो रेंज बनती है वो 9 to 13 सेंटीमीटर बनती है। हम कहते हैं कि हमने जब नेफ्रोग्राफिक फेज लिए तब हमने किडनी का जो साइज है उसको मेजर करना, उसको असेस करना है, जो कि नॉर्मल रेंज में होना चाहिए, तो वो 9 to 13 होगा। अगर उसमें वेरिएशन होगी तो फिर वो डिफरेंट होगा। विद द लेफ्ट किडनी इनहेरिटेंटली लार्जर देन द राइट। कितना डिफरेंस होता है लेफ्ट और राइट में? जो लेफ्ट होती है वो 0.5 सेंटीमीटर एज कम्पेयर टू राइट जो वो लार्जर होती है, ठीक है। एंड द किडनी स्लाइटली लार्जर इन मैन देन इन वोमेन। तो इन पैरामीटर्स को हमने जहन में रख के किडनीज की जो नॉर्मल लेंथ है उसको साइज को मेजर करना है कि वुमेन्स के लिहाज से मैन में लार्जर होती है। इसके अलावा लेफ्ट और राइट को अगर हम देखें तो उनके दरमियान में भी 0.5 सेंटीमीटर का डिफरेंस होता है। उसके बाद हम कहते हैं ये जो राइट किडनी है ये 1.5 सेंटीमीटर लार्जर होती है देन द लेफ्ट किडनी। कब? एंड द लेफ्ट किडनी 2 सेंटीमीटर लार्जर देन द राइट किडनी। तो फिर हमें क्या है कि वहाँ पे एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड होगी अगर इनके दरमियान में इतना डिफरेंस आता है। अगर राइट किडनी जो 1.5 सेंटीमीटर, उसको तो 0.5 सेंटीमीटर छोटा होना चाहिए था लेफ्ट से, लेकिन अगर वो 1.5 सेंटीमीटर लार्जर है लेफ्ट किडनी से, लेकिन अगर किसी और केस में लेफ्ट किडनी जो वो 2 सेंटीमीटर तक लार्जर है राइट से, तो वहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि पेशेंट की जो किडनीज है उनका साइज लार्जर क्यों है। इसके लिए फिर हमें एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड होगी, उसकी प्रीवियस जो मेडिकल रिकॉर्ड है, हिस्ट्री है, उसकी डायग्नोसिस जो है वो उस बनाने के लिए हमें वो रिक्वायर्ड होगा कि पेशेंट को क्या डिजीज हो सकती है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है कि जिसकी वजह से पेशेंट की किडनी का साइज जो है वो डिफरेंट है या लार्जर है। अगर हम कहते हैं कि पाइलोग्राम क्या है, इन नॉर्मल functioning kidneys contrast is first seen in the calyces at 2 minutes following the bolus injection। तो जब हमने फर्स्ट 1 मिनट की बात करते हैं तब हमारे पास नेफ्रोग्राम फेज आता है, लेकिन जब हम 2 मिनट्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं तब हमें पेशेंट के किडनी के कैलिसिस नज़र आते हैं, ठीक है, फर्स्ट 2 मिनट्स आफ्टर बोलस इंजेक्शन। तो हमें कैलिसिस नज़र आते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आपके पास है विदाउट कंप्रेशन और ये है विद कंप्रेशन, ठीक है। तो ये हमने इसीलिए कहते हैं कि वैल्यू ऑफ कंप्रेशन के कंप्रेशन। अब अगर हम देखें दोनों हमने सेम फेज पे लिए, लेकिन जब हमने कंप्रेशन अप्लाई किया है तो हमारे पास जो यूरिटर है, कैलिसिस है, वो एक कंप्लीट पाथवे बन गया कंट्रास्ट का, ठीक है। इस वजह से हम कहते हैं कि हम कंप्रेशन जो है वो अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर पेशेंट की ऐसी कोई कंडीशन है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जहाँ भी हम कंप्रेशन अप्लाई नहीं कर सकते तो फिर हम पेशेंट का कंप्रेशन अप्लाई नहीं करेंगे, विदाउट कंप्रेशन ही उसका स्कैन हम करेंगे। उसके बाद हम कहते हैं ऑन द 5 मिनट इमेज द नेफ्रोग्राम शुड बी रिसीडिंग एज द कलेक्टिंग सिस्टम बिकम्स ओपेसिफाइड एट 5 मिनट्स की बात हो रही है। उसके बाद 10 मिनट इमेज की अगर हम बात करें तो द पाइलोग्राम इज द डोमिनेंट यूरोग्राफिक एलिमेंट। तो 5 मिनट्स पे जो हमारे पास डोमिनेंट एलिमेंट था वो नेफ्रोग्राम था, उसमें कलेक्टिंग सिस्टम जो वो ओपेसिफाइड होती है। लेकिन जो 10 मिनट्स है उस पर जो पाइलोग्राम है वो डोमिनेंट यूरोग्राफिक एलिमेंट है, ठीक है। उसमें कैलिसिस वगैरह हमें नज़र आएंगे ज़्यादा। उसके बाद जो किडनी टिश्यूज़ हैं वो हमें नज़र आएंगे। उसमें आप इस टाइम पे फिर हम जो फिल्म्स लेते हैं उसमें हम किडनी का साइज जो वो इजीली मेजर कर सकते हैं। उसके बाद हम कहते हैं ऑल्ट्रेशन इन दिस टेम्पोरल सीक्वेंस रिक्वायर एक्सप्लेनेशन, कि अगर इनमें डिफरेंस आ रहा है तो फिर वहाँ पे हमें एक्सप्लेन करना होगा, हमें डायग्नोसिस देना होगा, हमें आप ये कह लें कि मैनेजमेंट के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए हमें फिर उसको एक्सप्लेन करना होगा कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, क्या डिजीज़ है। Visualization of the collecting system and renal pelvis can be augmented with the use of abdominal compression। जो हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी, abdominal compression हमने अप्लाई किया था और उसके बाद हमने क्या किया था, हमने इमेज लिया था और दोनों का डिफरेंस भी हमने देखा था कि इसमें क्या हमें डिफरेंस नज़र आ रहा है कि हम कंप्रेशन क्यों अप्लाई कर रहे हैं,
क्योंकि हमने क्या करना है, जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं, जो गट की मूवमेंट्स हैं, उसको स्टॉप करने के लिए हमने इमेज के रेजोल्यूशन को, कंट्रास्ट को बेटर करने के लिए हमने एब्डोमिनल कंप्रेशन अप्लाई किए थे, ताकि जो ऑर्गन्स हैं उनको हम थोड़ा सा स्टिल कर सकें। वहाँ पे मूवमेंट जो आर्टिफैक्ट आ रहे हैं, मोशन जो आर्टिफैक्ट है, उनको हम कम से कम कर सकें, ख़त्म नहीं हो सकते तो कम से कम कर सकें, ठीक है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि हमने visualization of the collecting system and renal pelvis can be augmented with the use of the abdominal compression. उसमें the appearance of the calyces and the renal pelvis should be examined closely. फिर हम कहते हैं अर्ली एंड माइल्ड जो ऑब्स्ट्रक्शन है इज इंडिकेटेड बाय सबटल राउंडिंग ऑफ द फोनिसल। अब क्या है, मार्जिन्स, कि हमारे पास अगर अर्ली है या माइल्ड ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, कहीं पे भी किसी भी लेवल पे वो हो सकती है, कहीं यूरिटर पे हो सकती है, कहीं कैलिसिस वगैरह में हो सकती है, कहीं ब्लैडर ओपनिंग यहाँ पे हो रही है, वहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। अब हमने इनको असेस करना है, ठीक है, एग्जामिन करना है। अर्ली ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो डेफिनेटली आपके पास जो अर्ली फेजेस, जो इमेजेस आ रहे हैं, हमें वहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगी। हमें जो पाथवे होगा, जो यूरिटर है, उनको हम असेस नहीं कर सकेंगे, उनको हम ट्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। अब अगर लेट में हमें मिलेगी तो डेफिनेटली फिर वो क्या होगा कि हमें वहाँ पे उसकी कुछ ना कुछ ओपनिंग थी, वो पास आउट हो रहा है, ठीक है, तो हमें किसी लोअर लेवल पे जाके ऑब्स्ट्रक्शन मिलती है। मोर स्वियर एंड प्रोलॉन्ग जो ऑब्स्ट्रक्शन होगी, माइल्ड और इसमें है स्वियर, ठीक है, दोनों का डिफरेंस आपने जहन में रखना है। तो जो स्वियर और प्रोलॉन्ग ऑब्स्ट्रक्शन होगी, ठीक है, एविडेंस बाय द प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ पेपिलरी इंप्रेशन एंड, अब क्या है कि हमारे पास अगर स्वियर या फिर प्रोलॉन्ग ऑब्स्ट्रक्शन है तो हमें वहाँ पे क्या मिलेगा, प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ पेपिलरी इंप्रेशन, ठीक है। तो जो हमें कैलिसिस है वहाँ पे हमें पेपिलरी इंप्रेशन जो है उसका लॉस मिलेगा, वो हमें वहाँ पे अपीयर नहीं होंगी अगर स्वियर और प्रोलॉन्ग ऑब्स्ट्रक्शन होगी। अगर माइल्ड होगी, ठीक है, तो उसको हमने इंडिकेट करना है, ठीक है। अब वो कहाँ पे हम इंडिकेट कर सकते हैं, फोनिसल मार्जिन्स पे, ठीक है। और ये हमने कहाँ पे देखना है, इसका एविडेंस हमें कहाँ पे मिलेगा, कैलिसिस के लेवल पे, ठीक है, अगर स्वियर और प्रोलॉन्ग ऑब्स्ट्रक्शन होगी। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक है नॉर्मल किडनी, एक है क्लब्ड कैलिसिस, ठीक है, किडनी विद क्लब्ड कैलिसिस। तो यहाँ पे आप इन दोनों का डिफरेंस देख सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखें, जो मैंने अभी आपको फोनिसल मार्जिन्स की बात की थी, ठीक है, ये हमारे पास है फोनिस, ये फोनेक्स है, ये कैलिसिस है, ठीक है। अब जो लॉ आपके पास, मैंने कहा था जो स्फीयर और प्रोलॉन्ग्ड ऑब्स्ट्रक्शन होगी वो हमें कहाँ पे अपीयर होगी, उसका हमें एविडेंस कहाँ पे मिलेगा, कैलिसिस के लेवल पे। और जो हमारे पास माइल्ड और शॉर्ट टर्म में जो होती है, ठीक है, वो हमें अगर ऑब्स्ट्रक्शन मिल रही है, ठीक है, अर्ली ऑब्स्ट्रक्शन अगर हमें मिल रही है तो वो हमें फोनेक्स के लेवल पे मिलेगी, ठीक है। इसके मार्जिन्स को तब हमने नोट करना है कि नॉर्मल में हमें मार्जिन्स कैसे मिल रहे हैं, ठीक है, अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो फिर हमें ये किस तरह की अपीयरेंस आ रही है, ये है फोनेक्स, ये है कैलिसिस। उसके बाद अगर हम यूरिटर्स की बात करें तो हम कहते हैं यूरिटर्स बिगन टू ट्रांसपोर्ट स्पेसिफाइड यूरिन अबाउट 3 मिनट्स पोस्ट इंजेक्शन, ठीक है, कि अब पेशेंट को हमने एक इंजेक्शन दिया, आईवी इंजेक्शन दिया, उसके 3 मिनट के बाद जो यूरिटर होते हैं उनमें जो यूरिन होता है वो पैसिफाइड होता है, उसको कंट्रास्ट फील्ड होता है, इस वजह से हमें जो यूरिटर है वो सारी की सारी ट्रेस होना स्टार्ट हो जाती है। कब, ऑलमोस्ट 3 मिनट पोस्ट इंजेक्शन, ठीक है। मैक्सिमम यूरिटल जो फिलिंग होगी वो हमें कहाँ पे मिलती है, किस लेवल पे, किस टाइम पे मिलती है, ऑलमोस्ट 5 to 10 मिनट्स, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमें यूरिटर ट्रेस हो रहे हैं, तो हम कहते हैं कि ये हमें कब नज़र आना शुरू हो जाता है, 3 मिनट आफ्टर पोस्ट इंजेक्शन पे हमें नज़र आना शुरू हो जाता है। लेकिन जो मैक्सिमम फिलिंग हमें मिलती है यूरिटर में वो 5 to 10 मिनट्स है, अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह का केस नहीं है तो। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास यूरिटर्स हैं, ठीक है, अगर हम इसको ट्रेस करें तो ये ब्लैडर में जाके ओपन हो रहे हैं, तो इट्स मीन कि यहाँ पे कहीं यूरिटर के लेवल पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन नज़र नहीं आ रही, ये कंट्रास्ट हमें ब्लैडर में नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये यूरिटर है, ठीक है, इधर देखें तो अगर हम, तो ये यूरिटर हमें नज़र आ रहा है। उसके बाद कहते हैं एट द रिलीज ऑफ कंप्रेशन द बोलस ऑफ कंट्रास्ट मटेरियल, जब हमने कंप्रेशन को रिलीज किए तो वो जो बोलस होगा कंट्रास्ट मटेरियल का वो कहाँ पे एंटर होगा, इंटर द यूरिटर्स
प्रोवाइड ऑप्टिमल विजुअलाइजेशन थ्रू आउट द लेंथ, कि जब हमने कंप्रेशर को अप्लाई हटा दिया, रिलीज कर दिया, तो तब हमें क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक हमें सारा जो कंट्रास्ट फिल है वो हमें नजर आएगा। हम पूरी की पूरी यूरेटर्स को विजुलाइज कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं आफ्टर द कंप्रेशन। ठीक है। persistence of a standing column of contrast material on several images may indicate obstruction or urethral elysis। अब हमारे पास क्या है कि अब यूरिटल या तो ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है या फिर यूरिटल डायलेटेशन हो सकती है। ठीक है। अब अगर हमें कंट्रास्ट मटेरियल जो है, बहुत सारी हमने इमेजेस ले ली, हमने कहा था कि 3 मिनट के बाद जब हमने पेशेंट को कंट्रास्ट दिया उसके 3 मिनट के बाद हमें यूरिटर जो है वो ट्रेस हो जाती हैं, लेकिन मैक्सिमम जो हमें ट्रेस होती है वो 5 to 10 मिनट्स होती है। लेकिन इस टाइम पे अगर हमें यूरिटर जो है वो पूरी की पूरी ट्रेस नहीं हो रही, तो इट्स मीन कि इसमें 2 चांसेस हो सकते हैं। या तो उस लेवल पे हम कहते हैं कि यूरिटर के लेवल पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, या हम कहते हैं कि यूरिटर जो है वो डायलेटेशन हुई हुई है लेकिन वो नॉन ऑब्स्ट्रक्टेड है। ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं मीडियल डेविएशन ऑफ द यूरिटर शुड बी कंसीडर्ड व्हेन द यूरिटर ओवरलाइज द इप्सिलेटरल लंबर पेडिकल। ठीक है। कि मीडियल डेविएशन हुई हुई है किसकी, यूरिटर की, उसको हमने कंसीडर करना है कब, जब यूरिटर जो है वो ओवरलाई कर रही है किस तरह से, इप्सिलेटरल साइड है लंबर पेडिकल की, तो उसको हमने नोट करना है। ठीक है। उसके बाद अगर लेटरल डेविएशन हो, शुड बी कंसीडर व्हेन द यूरिटर लाइज मोर देन 1.5 सेंटीमीटर। कैसे, ठीक है, कि वो अपनी जो पोजीशन है, ठीक है, उससे, या फिर हम ये कहते हैं जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है उसकी टिप से वो 1.5 सेंटीमीटर बियॉन्ड जो वो यूरिटर लाई कर रही है, ठीक है, मोर देन 1.5 सेंटीमीटर या फिर मोर देन 1.5 सेंट, तो इसको हम लेटरल डेविएशन कहते हैं। इसको भी हमने कंसिडर करना है। बट कंपैरिजन विद द पोजीशन ऑफ द कॉन्ट्रालेटरल, अब एक ही यूरिटर पे हमने फोकस नहीं करना होता, हमने उसको अब मीडियल डेविएशन देखते हैं या फिर लेटरल हमने डेविएशन देखना है, तो हमने साथ में जो कॉन्ट्रालेटरल यूरिटर है उसको भी हमने साथ में नोट करना है, और उसके पोजीशन को भी हमने नोट करना है कि इस पेशेंट में नॉर्मल ही यूरिटर ऐसे तो नहीं प्रेजेंट, या फिर ये हो सकता है कि एक जो थी वो उसकी मीडियल डेविएशन हुई हुई है या फिर लेटरल डेविएशन हुई हुई है, दूसरी जो वो नॉर्मल है। तो इस वजह से हम उन दोनों की पोजीशन को आपस में कंपेयर करेंगे, लेफ्ट यूरिटर और राइट यूरिटर को। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे हम कहते हैं यूरोग्राफिक इमेज डिमॉन्स्ट्रेट एक्यूट मीडियल डेविएशन ऑफ द राइट यूरिटर। कैसे, मीडियल डेविएशन ऑफ द राइट यूरिटर प्रोड्यूस्ड बाय एन एनोरिज्म ऑफ द इंटरनल आइलियक आर्टरी। ठीक है। ये अगर आप यहाँ पे देखें, ये यूरिटर हमारे पास, ठीक है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे इंटरनल आइलियक आर्टरी है जिसका एनोरिज्म है, जिसकी वजह से ये मीडियल डेविएशन हुई हुई है राइट यूरिटर में। यूरिटर फिलिंग डिफेक्ट मे बी सिंगल और मल्टीपल। एंड अब सिंगल और मल्टीपल किस तरह से हो सकते हैं कि कहीं पे कोई स्टोन पड़ा हुआ है, ठीक है, कहीं पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, माइल्ड ऑब्स्ट्रक्शन है, स्फीयर ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उस वजह से वहाँ पे फिलिंग डिफेक्ट्स आ सकते हैं, और वो सिंगल भी हो सकते हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं। यूरोग्राफिक इमेजेस शोज मल्टीपल फिलिंग डिफेक्ट इन द लेफ्ट रीनल पेल्विस एंड यूरिटर। अब अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि अब ये मल्टीपल फिलिंग डिफेक्ट्स हैं वो किसी कार्सिनोमा की वजह से, किसी मैस की वजह से, किसी स्टोन की वजह से, किसी इन्फेक्शन की वजह से डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो फिलिंग डिफेक्ट्स आते हैं, ठीक है, अब ये जो फिलिंग डिफेक्ट्स आ रहे हैं अगर हम इनको फोकस करें तो ये फिलिंग डिफेक्ट्स जो है वो रीनल पेल्विस में भी आ रहे हैं और यूरिटर में आ रहे हैं। मल्टीफोकल ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा वाज कंफर्म्ड इन दिस केस। अब ये जो फिलिंग डिफेक्ट्स आ रहे हैं यहाँ पे ये कार्सिनोमा की वजह से हैं। ये जो फिलिंग डिफेक्ट आ रहा है उसके बाद ये फिलिंग डिफेक्ट है, दिस वन फिलिंग डिफेक्ट कि ये रीनल पेल्विस में और ये यूरिटर में है, तो ये मल्टीफोकल ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा है पेशेंट को, जिसकी वजह से ये फिलिंग डिफेक्ट आ रहे हैं जब हम यूरोग्राफिक इमेज लेते हैं। An absolute ureteral diameter exceeding 8 mm is considered as for dilatation के अगर उसका डायमीटर जब 8 mm से ज़्यादा है, एक्सीड कर रहा है, तो इट्स मीन कि यूरिटर की डायलेटेशन हुई हुई है।
एसिमेट्री ऑफ यूरिटल कैलिबर, अब उसका अगर हम डायमीटर की बात करें, अगर उसमें एसिमेट्री आ रही है तो फिर ये एक सिग्निफिकेंट फाइंडिंग होगी कि कहीं पे वो ज़्यादा डायमीटर नज़र आ रहा है, कहीं पे हमें कम नज़र आ रहा है, कहीं पे हमें नॉर्मल नज़र आ रहा है, तो ये एक सिग्निफिकेंट फाइंडिंग है। अर्ली इन इट्स कोर्स हाई ग्रेड यूरिट्रल ऑब्स्ट्रक्शन में बी एसोसिएटेड विद ओनली मिनिमल यूरिटल डायलेटेशन। ठीक है, हाई ग्रेड अगर यूरिटल ऑब्स्ट्रक्शन है, लेकिन कब? अर्ली केसेस में। ठीक है, अर्ली इट इन इट्स कोर्स के अगर हमें स्टार्ट में कहीं पे हाई ग्रेड यूरिटल ऑब्स्ट्रक्शन नजर आ रही है तो उसके साथ एसोसिएटेड मिनिमल यूरिटल डायलिटेशन हो सकती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके पीछे जो पेल्विक किडनी एरियाज हैं, किडनी के जो पार्ट्स हैं, उसमें डायलिटेशन हो जाती है। क्योंकि बिल्कुल स्टार्ट में यूरिटन में ऑब्स्ट्रक्शन है तो जो कलेक्शन है यूरिन की वो पीछे होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो पीछे वाले ऑर्गन्स होते हैं वो डायलेट हो जाते हैं, तो यूरिटल की जो अपनी डायलिटेशन होती है वो कम होती है। More chronic forms of obstruction and other chronic ureteral conditions are typically associated with greater degree of urethral dilatation. अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास एक साइड पे तो हमें यूरेटर ट्रेस हो रहा है, लेकिन इस साइड पे हमें यूरेटर जो ट्रेस नहीं हो रहा है, तो इट्स मीन कि यहाँ इस साइड पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या कोई डायलिटेशन है जिसकी वजह से हम यूरेटर को ट्रेस नहीं कर सकते। इस साइड से तो हमें फीलिंग हो रही है, ये सारी यूरेटर जो हम जो ट्रेस कर सकते हैं, लेकिन इस साइड पे नहीं है। ठीक है, अब अगर हम इसको देखें और अगर हम एक ही पेशेंट या दूसरा पेशेंट है, हमने सेम इमेजेस लिए, ठीक है, एक सेम टाइम पे लिए, हमने सेम टाइम पे इंजेक्शन दिया और अगर हमें ब्लैडर में कोई कंट्रास्ट नहीं नज़र आ रहा है, ठीक है, जो कि 5 to 10 मिनट्स में हमें नज़र आना चाहिए, तो इट्स मीन कि जो यूरिटर्स हैं उनमें क्या हुआ? ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक है, या डायलिटेशन है, जिसकी वजह से जो कंट्रास्ट है वो हमें ब्लैडर में नहीं आ रहा है, ब्लैडर में इस तरह से फिलिंग हमें नज़र नहीं आ रही। By 15 to 30 minutes after the injection of contrast material, the bladder is often sufficiently filled. किस टाइम पे? 15 to 30 मिनट्स में वो सफिशेंटली फिल्ड होना चाहिए। ठीक है, द 15 मिनट केजूबी रेडियोग्राफ में बी एडिक्वेट फॉर द एवेल्युएशन। तो हम 15 मिनट पे अगर केजूबी रेडियोग्राफ करते हैं तो उसमें हमें किडनी, यूरेटर, ब्लैडर सारे जो है वो नज़र आने चाहिए और वो एडिक्वेट होता है फॉर एवेल्युएशन। लेकिन अगर उस टाइम पे हमें ब्लैडर नज़र नहीं आता, जैसे हमने पीछे वाले इमेज में कहा है, तो फिर उसमें ये हो सकता है कि उसमें डिफरेंट आगे एसोसिएटेड पैथोलॉजीज हो सकती हैं। एज द ब्लैडर डिस्टेंड विद द कंट्रास्ट, द इंट्राल्यूमिनल कंट्रास्ट मटेरियल शुड बी स्फेरिक। अब हम कहते हैं कि अगर ब्लैडर जो है वो कंट्रास्ट से जब फिल हुआ है तो उसका हमने इंट्राल्यूमिनल जो कंट्रास्ट मटेरियल के साथ उसकी जो इंटरनल लाइनिंग हुई हुई है वो हमने देखनी है। किस तरह से होनी चाहिए? स्फेरिक और स्मूथली मार्जिनेटेड एंड द वॉल प्रोग्रेसिवली लेस एविडेंट, कि इस तरह से ये स्मूथली, ठीक है, स्फेरिकल होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमें थोड़ा सा मार्जिनेटेड टाइप का लग रहा है, स्मूथ मार्जिन हमें नहीं नजर आ रहे और बहुत कम कंट्रास्ट है, फीलिंग इसमें इतनी आ ही नहीं रही। ठीक है, तो हमने इन चीज़ों का असेस करना है। अब अगर हम ब्लैडर पैथोलॉजीज की बात करें, ठीक है, कि जब कंट्रास्ट जो ब्लैडर में पहुंच रहा है उसके बाद सबसे पहले हम कहते हैं ब्लैडर फिलिंग डिफेक्ट ड्यू टू, क्यों? ओवरलैपिंग इंटेस्टाइन्स, ठीक है, इंट्रावेजाइकल गैस सॉलिड, ठीक है, इंट्रावेजाइकल फॉरेन बॉडी, ठीक है। अब ओवरलैपिंग इंटेस्टाइन की वजह से हो सकता है कि हमें ब्लैडर नजर नहीं आ रहा, इंट्रावेजाइकल गैस सॉलिड की वजह से हो सकता है, इंट्रावेजाइकल फॉरेन बॉडी की वजह से हो सकता है, रेडियोल्यूसेंट ब्लैडर कैलकुलाई की वजह से हो सकता है कि ब्लैडर में कोई कैलकुलाई पड़े हुए हैं, ठीक है, वो रेडियोल्यूसेंट है जो कि हमें नजर नहीं आए। ठीक है, इंट्रावेजाइकल ब्लड क्लॉट्स हो सकते हैं, ठीक है, इंट्राम्यूरल लेगन्स हो सकते हैं, तो इस वजह से ब्लैडर में फिलिंग डिफेक्ट्स हो सकते हैं। ये डिफरेंट रीजंस हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ब्लैडर में हमें फिलिंग डिफेक्ट मिल रहा है। उसके बाद हम कहते हैं कि प्रोस्टेट इनलार्जमेंट भी हो सकती है पेशेंट्स में। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमें पीछे प्रोस्टेट इनलार्जमेंट नज़र आ रही है। ठीक है, अब हम कहते हैं या फिर विजाइनल मैस है, ठीक है, उसकी वजह से भी हो सकता है। फीमेल अगर है तो उनमें विजाइनल मैस की वजह से, या फिर अगर मेल है तो प्रोस्टेट की इनलार्जमेंट है या प्रोस्टेट का कोई मैस वगैरह है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है, अब हम कहते हैं ब्लैडर इमेज शोज अ ब्लैडर बेस्ड डिफेक्ट। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें यहाँ पे
बेस डिफेक्ट, ब्लैडर की बेस में हमें डिफेक्ट नजर आ रहा है, फिलिंग डिफेक्ट नजर आ रहा है अगर हम ये एरोस को फोकस करें, सिमिलर टू दैट सीन इन मेल विद द प्रोस्टेटिक डिजीज। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे फिलिंग डिफेक्ट नजर आ रहा है, ये प्रोस्टेट डिजीज की वजह से है। ठीक है, इन दिस केस द डिफेक्ट वाज एसोसिएटेड विद एन इंटीरियर वेजाइनल वॉल मैस। तो ये एसोसिएटेड है किसके साथ, इंटीरियर वेजाइनल मैस है पेशेंट का, जिसकी वजह से ये फिलिंग डिफेक्ट आ रहा है। नोट द प्रोमिनेंट यूट्राइन इंप्रेशन ऑन द सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ब्लैडर। ठीक है, तो ये एसोसिएटेड ब्लैडर की पैथोलॉजीज हो सकती हैं पेशेंट में। ब्लैडर वॉल थिकनिंग हो सकती है या इरेगुलरिटी हो सकती है किसमें, इंट्राल्यूमिनल जो उसकी वॉल है उसमें। ठीक है, तो उसके जो मार्जिन है वो स्मूथ नहीं है, इरेगुलर है। तो वो हमें कब नजर आएंगे, जब कंट्रास्ट जो है वो कंट्रास्ट मटेरियल जो वो ब्लैडर में फिल होता है, या फिर ब्लैडर की जो वॉल है उसमें प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं ब्लैडर जो बेस है उसमें डिफेक्ट आ रहा है, फिलिंग डिफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये जो टिपिकल चेंजेस ऑफ ब्लैडर हैं, ठीक है, तो ये किसके साथ एसोसिएटेड हो सकती हैं, ब्लैडर का जो आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, या कोई प्रोस्टेटिक डिजीज है उसके साथ एसोसिएटेड क्या क्या हो सकता है। ब्लैडर की वॉल थिकनिंग हमें मिल रही है, उसका जो ल्यूमिनल है उसमें इरेगुलरिटी मिल रही है। ठीक है, और वो या फिर उसके ब्लैडर के जो बेस है उसमें डिफेक्ट आ रहा है, फिलिंग डिफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये एसोसिएटेड डिजीजेस किसके साथ हो सकती हैं, कि ब्लैडर का जो आउटलेट है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन है, या फिर कोई प्रोस्टेटिक डिजीज है, या कोई विजाइनल मैस है। अब उसके बाद हम कहते हैं कि अगर हम इस पेशेंट को देखें, ठीक है, तो यहाँ पे हमें ब्लैडर में फिलिंग डिफेक्ट नजर आ रहा है। तो ये क्यों है, हेमाटोमा इन अ पेशेंट विद पेल्विक ट्रॉमा, यूरोग्राफिक इमेज शोज अ pear shaped bladder elevated out of the pelvis and elongated superiorly due to the pelvic hematoma। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये अपनी पोजीशन से एक साइड पे हुआ है, और फिर उसके बाद हम कहते हैं ये सुपीरियरली थोड़ा सा एलिवेटेड भी हुआ है, elongated भी हुआ है थोड़ा सा। ठीक है, अब ये क्यों हुआ है, क्योंकि पेल्विक हेमाटोमा है। ठीक है, नोट द लार्ज फिलिंग डिफेक्ट विद इन द ब्लैडर ड्यू टू द ब्लड क्लॉट। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमें इतना बड़ा ब्लड क्लॉट नजर आ रहा है, ये फिलिंग डिफेक्ट नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पेल्विक हेमाटोमा जिसकी वजह से उसकी पोजीशन जो है और शेप जो है वो चेंज हुई हुई है, उसके बाद उसके अंदर जो फिलिंग डिफेक्ट नजर आ रहा है वो ब्लड क्लॉट की वजह से है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो डिजीज है हमारे पास, तो अगर हम इसको फोकस करें, ये जो यूरिटर आ रहा है और इधर से हम ये फोकस करें, ये यूरिटर है, तो दोनों में डिफरेंस है। अब क्या डिफरेंस है, प्राइमरी मेगा यूरिटर टेपर्ड नर्विंग ऑफ द लेफ्ट यूरिटर एट द यूट्रोवेसिकल जंक्शन, ये मेगा यूरिटर इतनी बड़ी डायलेटेड यूरिटर हमें नजर आ रही है। ठीक है, और वो क्या है कि ये जो ओपन हो रही है किस साइड पे, ब्लैडर में। ठीक है, लेफ्ट यूरिटर ये हमें नजर आ रही है। ठीक है, तो ये मेगा यूरिटर है क्योंकि ये इतनी ज्यादा डायलेट हुई हुई है। उसके बाद हम कहते हैं ब्लैडर ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास एबनॉर्मेलिटी आ रही है, फिलिंग डिफेक्ट आ रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ब्लैडर ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा। ब्लैडर इमेज शोज अ फिलिंग डिफेक्ट विद द पेपिलरी कॉन्फिग्रेशन अलोंग द राइट ब्लैडर वॉल। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये राइट ब्लैडर वॉल के साथ हमारे पास फिलिंग डिफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये है हमारे पास ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा। नोट द इरेगुलर distribution of the contrast material associated with the filling defect. The post-void image, अब अगर हम bladder empty image लें जिसको हम post-void image लेते हैं, may also be helpful in evaluating patient with upper urinary tract dilatation, कि अगर upper urinary tract में कोई dilatation है तो उसको evaluate करने के लिए हम post-void image लेते हैं। Persistent of the dilatation on the post-void image suggest fixed obstruction। ठीक है, कि अगर प्रिसिस्टेंट डायलिटेशन है पोस्ट-वॉइड इमेज में हमें नजर आ रही है, जिसका मतलब है कि ये फिक्स्ड ऑब्स्ट्रक्शन है। पोस्ट-वॉइड इमेज इज मोस्ट हेल्पफुल इन असेसिंग रेजिडुअल वॉल्यूम। तो हम पोस्ट-वॉइड से ये भी देख सकते हैं कि पीछे ब्लैडर में, एम्प्टी ब्लैडर में कितना रेजिडुअल वॉल्यूम जो है वो रिमेनिंग पड़ा हुआ है, तो इसको भी हम असेस कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें
तो सबसे पहले तो हम कंट्रास्ट की बात करते हैं, क्योंकि कंट्रास्ट हम यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से हमारे पास एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं। तो हम आयोडीन इफेक्ट्स अगर देख लें, मे इंड्यूस हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है, प्रोड्यूस सलाइवरी ग्लैंड एनलार्जमेंट। तो ये आयोडीन इफेक्ट्स की वजह से, जो हमने कंट्रास्ट मटेरियल यूज़ किया उसकी वजह से ये एडवर्स इफेक्ट्स आ सकते हैं। उसके बाद माइनर रिएक्शंस हो सकते हैं, जिसमें नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, सेंसेशन ऑफ हीट हो सकता है, ठीक है, मेटालिक टेस्ट हो सकता है, उस इस तरह के ये डिफरेंट। उसके बाद आर्म पेन हो सकता है ड्यू टू द वेनस स्पैज्म की वजह से, ठीक है। तो ये डिफरेंट जो माइनर रिएक्शंस है ये हो सकते हैं। उसके बाद हम कहते हैं यूजुअली माइल्ड एंड ट्रांजिएंट रिक्वायर नो ट्रीटमेंट, कि यूजुअली माइल्ड होते हैं, ट्रांजिएंट होते हैं, कुछ टाइम के लिए उसके बाद ख़त्म हो गए, तो इसके लिए हमें ज़्यादातर ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिसमें स्किन रैशेज आ जाते हैं, ठीक है, एंजियोग्राफिक एडिमा आ सकता है, उसमें स्नीजिंग हो सकता है। अब ये हमारे पास क्या है, ऐसे हैं जो माइल्ड हैं, कभी ज़रूरी नहीं हर पेशेंट में होंगे, कुछ पेशेंट्स में नज़र आते हैं, कुछ में हमें नहीं नज़र आते। ब्रोंकोस्पैज्म है, ठीक है, लरेंजियल एडिमा है, ठीक है। अब ये डिफरेंट है, एडवर्स इफेक्ट्स हैं जो कुछ पेशेंट्स में हमें नज़र आ जाते हैं, जो कि माइल्ड होते हैं, कुछ टाइम के लिए अपेयर होते हैं, लेकिन विदाउट कोई भी ट्रीटमेंट ये ठीक हो जाते हैं। तो ये सिंपल एडवर्स इफेक्ट्स हैं जो हमें कंट्रास्ट की वजह से आईवीपी स्टडी में नज़र आ सकते हैं। उसके बाद अरिथमियास हो सकते हैं, कार्डिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, रेस्पिरेटरी या कार्डिक अरेस्ट हो सकता है, ये फिर ज़्यादा एडवांस हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर हम कहते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा कोई सीवियर रिएक्शन हो तो वो डेथ का केस हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही कम। जैसे आप ये कह लें कि 4 अगर मिलियन पेशेंट हो, ठीक है, 1 मिलियन पेशेंट हो, तो उनमें से 4 पेशेंट ऐसे होंगे जिसमें आईवीपी स्टडी में मतलब एडवर्स रिएक्शन की वजह से कि डेथ हो गई है। तो इतने ये कम चांसेस होते हैं। A history of previous reaction to the administration of contrast media is the greatest single predictor of a contrast reaction. डेफिनेटली अगर पेशेंट ने पहले कभी स्टडी कोई करवाई है और वहाँ पे उसको अगर कंट्रास्ट की वजह से कोई रिएक्शन आया था, तो फिर डेफिनेटली वहाँ पे जब हम दोबारा उसकी स्टडी करेंगे तो वहाँ पे तब उसको रिएक्शन हो सकता है। ये ग्रेटेस्ट सिंगल प्रिडिक्टर होता है कि कंट्रास्ट रिएक्शन पेशेंट को हो सकता है। उसके बाद एक्स्ट्रा सेशन हो सकती है कंट्रास्ट मीडियम की, जैसे उसकी वजह से लोकल पेन स्वेलिंग हो सकती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम कहते हैं यूजुअली रिजॉल्व विद द लोकल थेरेपी, तो लोकल पेन ये स्वेलिंग वगैरह अगर हो तो ये लोकल थेरेपी की वजह से ठीक हो सकती है। रियरली सिग्निफिकेंट टिश्यू नेक्रोसिस, ठीक है, तो बहुत ही कम ऐसा होता है कि टिश्यू नेक्रोसिस वगैरह का कोई चांस हो एडवर्स रिएक्शंस में, वैसे ऐसा होता नहीं है, ठीक है। स्वीयर मे लीड टू कंपार्टमेंट सिंड्रोम, ये बहुत ही स्वेयर ऐसा है कि अगर कोई ऐसा स्वेयर रिएक्शन हो जाए जिसकी वजह से सिंड्रोम डेवलप हो जाए, तो हमने पहले ही कहा था कि जो हमारे पास रिएक्शंस हैं वो कम होते हैं, इनके परसेंटेज बहुत कम होती है, ऐसे स्वेयर रिएक्शंस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब जितनी हमने एडवांसमेंट देखी है अपनी फील्ड्स में स्टडी में, तो उसके बाद तो इन रिएक्शंस की एडवर्स इफेक्ट्स के अब ये कहने चांसेस बहुत ही कम होते हैं। उसके बाद स्वेयर एडिमा हो सकते हैं, लॉस ऑफ पल्सेस हो सकते हैं, नेक्रोसिस होते हैं, मोर कॉमन विद इंजेक्शन इन हैंड और फुट। तो वहाँ पे एडिमा या पल्सेस वगैरह के, लॉस ऑफ पल्सेस वगैरह के, नेक्रोसिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं अगर हम हैंड या फुट में इंजेक्शन लगाएं तो। उसके बाद इनिशियल रिकमेंडेशन ट्रीटमेंट ऑफ एक्स्ट्रावसेशन, अगर पेशेंट को एक्स्ट्रावसेशन हो तो वहाँ पे कौन सी ट्रीटमेंट जो वो रिकमेंडेड होती है। एलिवेशन ऑफ द अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी अबव हार्ट, कि हमने उस साइड को जहाँ पे हमने इंजेक्शन पेशेंट को दिया उसको हम एलिवेट कर देते हैं, ऊपर उठा देते हैं, ठीक है, हार्ट के लेवल से। आइस पैक्स यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद क्लोज ऑब्जर्वेशन रखते हैं 2 to 4 आवर्स के पेशेंट की कंडीशन जो है वो सीवियर तो नहीं हो रही, ठीक है, या वो नॉर्मल की तरफ जा रहा है। उसके बाद हम कहते हैं इमीडिएट प्लास्टिक सर्जरी कंसल्टेशन, किस में, फॉर द फॉलोइंग इंडिकेशन, ठीक है, कि अगर पेशेंट को ये कंडीशंस आ रही हैं तो फिर हमें इमीडिएट प्लास्टिक सर्जरी जो कंसल्टेशन है उनसे मिलना पड़ेगा, उनको हमें चेक करवाना पड़ेगा अगर हमारे पास ये जो नीचे कंडीशंस हैं वो आ रही। किस तरह से, एक्स्ट्रावर्टेशन वॉल्यूम है, एक्सीड कर रहा है कितना, 100 cc ऑफ नॉन आयोनिक कंट्रास्ट, ठीक है, कि आपने अब ये क्या होता है कि आपने पेशेंट को कंट्रास्ट मटेरियल इंजेक्ट किया, लेकिन क्या है कि जो आपकी आईवी लाइन थी वो प्रॉपर नहीं थी, जिसकी वजह से जो कंट्रास्ट है वो लोकल जो एरिया है स्किन, ठीक है, उसमें जो है वो सारे का सारा एक्यूमुलेट हो गया, ठीक है। अब वो कैसे हो सकता है
कि आपने पेशेंट की जो आईवी लाइन है वो ठीक नहीं थी, या ड्यूरिंग प्रोसीजर पेशेंट की आईवी लाइन हिल गई है, ठीक है, आप जो है वो आपने नोट नहीं किया, ठीक है, ये इस तरह की मिस हैंडलिंग हो सकती है, लेकिन इसके चांसेस कम होते हैं, और आपने पूरे का पूरा जो कंट्रास्ट है वो पेशेंट को इंजेक्ट कर दिया, ठीक है, और वो वहाँ पे पूरा वो ब्लिस्टर बन जाए, ठीक है। उसके बाद अल्टर्ड टिश्यू परफ्यूजन अगर हो, ठीक है, डिक्रीज पैपिलरी रिफिल ओवर और डिस्टल टू इंजेक्शन साइट। उसके बाद हम कहते हैं इंक्रीजिंग पेन, अगर पेन पेशेंट को इंक्रीज हो रही है 2 to 4 आवर्स, हमने कहा था कि क्लोज ऑब्जर्वेशन रखनी है, अगर पेशेंट को उसके बाद पेन इंक्रीज हो रहा है तो फिर हमें कंसल्ट करना पड़ सकता है। उसके बाद हम कहते हैं चेंज इन सेंसेशन डिस्टल टू साइट, कि जिस जगह पे प्रॉब्लम हुई है उसके बाद चेंज इन सेंसेशन हो रही है उसकी डिस्टल साइड पे, तो हमें वहाँ पे सर्जरी जो है प्लास्टिक सर्जरी वाले जो उनसे कंसल्ट करना पड़ सकता है अगर ये कंडीशंस आ रही हैं। उसके बाद हम कहते हैं यूनिलेटरल एजेनेसिस ऑफ किडनी एंड पेल्विक, ठीक है, पेल्विक कैलिसिस जो कलेक्टिंग सिस्टम है यूनिलेटरल, कि एक साइड पे प्रेजेंट है एक साइड पे है ही नहीं। अगर हम यहाँ पे देखें, इस इमेज को देखें, तो इस साइड पे हमें कोई किडनी यूरिटर कुछ भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन इस साइड पे हमें नजर आ रहा है, तो इट्स मीन्स कि एक साइड पे किडनी है, पेल्विक सिस्टम है, कलेक्टिंग सिस्टम है, दूसरी साइड पे नहीं है, तो इसको हम कहते हैं यूनिलेटरल। रीनल एक्टोपिया, फेलियर ऑफ कंप्लीट एक्सेंट ऑफ किडनी टू इट्स नॉर्मल पोजिशन, नॉर्मल पोजीशन पे किडनी प्रेजेंट ही नहीं है, अब नॉर्मली प्लेस्ड किडनी है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये यहाँ पे हमें किडनी एक नज़र आ रहा है, तो ये अब नॉर्मल प्लेसमेंट है किडनी की, रेनल एक्टोपिया इसको कहते हैं, नॉर्मल प्लेस में नहीं है प्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये पेल्विक किडनी होती है जो कि एक्टोपिक किडनी होती है, ठीक है, ये यहाँ पे प्रेजेंट है, ये एक नॉर्मल किडनी है, लेकिन इस साइड में हमें इस तरह की कोई भी प्रेजेंस नहीं मिल रही, तो ये एक्टोपिक पेल्विक किडनी है। उसके बाद हम कहते हैं क्रॉस्ड फ्यूज रीनल एक्टोपिया, ठीक है, टू कंप्लीट पेल्विक कैलिसिस सिस्टम ऑन वन साइड, यूजुअली वन अबव द अदर, कि हमें एक ही साइड पे दो कैलिसिस सिस्टम मिल रहे हैं, ठीक है, तो ये हो सकता है कि दोनों जो वो आपस में फ्यूज्ड हैं, ठीक है, तो ये इस तरह की अपीयरेंस हो सकती है। अगर हम यहाँ पे देखें तो दोनों जो किडनीज हैं वो एक ही साइड पे हैं, और जो कैलिसिस है वो भी हमारे पास एक ही साइड से आ रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये राइट किडनी, ये लेफ्ट किडनी है, ठीक है, यूरिटर जो है वो यहाँ से क्रॉस होके दोबारा लेफ्ट से ही ड्रेन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इसी साइड, अपनी ही साइड से ड्रेन हो रहा है, लेकिन जो किडनी है वो क्रॉस्ड है, ठीक है, तो इसको हम क्रॉस्ड फ्यूज एक्टोपिक किडनी कह सकते हैं। उसके बाद हम कहते हैं रिट्रोकेवल यूरिटर, द यूरिटर मे हैव अ सिकल सेल और रिवर्स जे अपीयरेंस, ठीक है, बिफोर क्रॉसिंग बिहाइंड एर मीडियल टू द आईवीसी, द यूरिटर डिसेंड मीडियल टू द राइट लंबर पेडिकल, ठीक है, और वो प्रॉक्सिमल यूरिटर इज डायलेटेड। अब ये प्रॉक्सिमल यूरिटर को अगर हम देखें तो ये इतनी ज़्यादा डायलेटेड है, तो इसको हम रिट्रोकेवल, कि वो कहाँ से क्रॉस हो रही है, बिहाइंड द, ठीक है, बिहाइंड एंड मीडियल टू द आईवीसी वो क्रॉस हो रही है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो इसकी अपीयरेंस है, यूरिटर है, ठीक है, उसके बिहाइंड, ठीक है, उसके पीछे से, और फिर उसके बाद फ्रंट पे वो आती है और इस तरह से वो क्रॉस होती है, तो जिसकी वजह से जो प्रॉक्सिमल यूरिटर होती है वो डायलेटेड होती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये प्रॉक्सिमल जो यूरिटर है वो डायलेटेड होती है, इसको हम कहते हैं रिट्रोकेवल, तो उसके पीछे से मूव कर रही है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमें इस तरह से ये प्रॉक्सिमल यूरिटर है वो सारी डायलेटेड नज़र आ रही है। उसके बाद हाइड्रोनेफ्रोसिस है, तो इसमें हमें जो कैलिसिस हैं, जो कलेक्टिंग सिस्टम है वो सारे डायलेटेड नज़र आएंगे, ठीक है, डायलेटेशन ऑफ कैलिसिस नज़र आएगी, ये लॉस ऑफ पैपिलरी इंप्रेशन हमें नज़र आएगा, ये आपके पास सारे जो कैलिसिस सिस्टम कलेक्टिंग सिस्टम है ये डायलेटेड है, तो इसको हम हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा आईवीपी स्टडी जो है वो कंप्लीट हो जाती है। इसमें ऑलमोस्ट हमने जो मेजर डिजीज़ेस थी वो हमने कंप्लीट कर ली हैं, पेशेंट के जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो भी हमने कंप्लीट किए हैं, पेशेंट की प्रिपरेशन किस तरह की होती है, पेशेंट में हमने कंट्रास्ट कौन सा देना है, कितनी उसकी डोज हम दे सकते हैं, किस तरह से हमने कंट्रास्ट देना है, फिर हमने पेशेंट को असेस किस तरह से करना है, इमेजेस हमने कौन से लेने हैं, ये हमने सारे का सारा इसमें कंप्लीट कर लिया। इसके अलावा अगर आप फर्दर कुछ डिस्कस करना चाहें, कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई क्यूरीज हैं आपकी वो आप पूछ सकते हैं, फर्दर कोई आप सजेशन देना चाहे तो वो भी आप दे सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।